हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे। आज हम साहित्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे काव्य हेतु। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था काव्य लक्षण। देख लीजिए काव्य हेतु। पहला क्वेश्चन है काव्य हेतु क्या है। अब हम काव्य हेतु पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि काव्य हेतु क्या है। काव्य हेतु है किसी कवि की वह शक्ति जिससे वह काव्य रचना करने में समर्थ होता है, वो उसे क्या कहते हैं, काव्य हेतु कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है दंडी के अनुसार काव्य हेतु कौन से 3 तत्व आवश्यक हैं। दंडी के अनुसार काव्य हेतु के लिए कौन से 3 तत्व आवश्यक है। यह है, पहला है नैसर्गिक प्रतिभा। नैसर्गिक प्रतिभा का अर्थ है ईश्वर प्रदत्त या जन्मजात रचनात्मक क्षमता। कहते हैं ना कोई ईश्वर प्रदत्त है, गॉड गिफ्ट है, वही भी नैसर्गिक प्रतिभा। और दूसरा है व्युत्पत्ति, शास्त्र ज्ञान। और तीसरा है अभ्यास, जो निरंतर अभ्यास से शास्त्रों को पढ़कर हम जितना ज़्यादा पढ़ते रहते हैं अभ्यास से, उसके लिए आवश्यक है काव्य हेतु के लिए। ठीक है, काव्य रचना के इन तत्वों का विवेचन इनके प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में किया गया है। काव्यादर्श से प्रसिद्ध ग्रंथ है दंडी का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन गए, ये भी आ सकता है कि काव्यादर्श किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह दंडी का। ठीक है, इन्होंने काव्य हेतु 3 तत्व प्रमुख माने, नैसर्गिक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है किस आचार्य ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। ऐसे कौन से आचार्य रहे जिन्होंने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। यह है आचार्य वामन। ठीक है, वामन लोक व्यवहार का ज्ञान, विद्या, शास्त्रों का ज्ञान, प्रतिभा को काव्य के अंग मानते हैं। ठीक है, ये भी वामन भी काव्य के 3 अंग मानते हैं, लोक, विद्या और प्रतिभा को। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रतिभा को जन्मजात संस्कार माना। वामन ने जो प्रतिभा है उसको जन्मजात संस्कार माना कि जिसमें प्रतिभा होगी तो वो जन्मजात ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है आचार्य रुद्रट ने काव्य हेतु कौन से तत्व प्रमुख माने। आचार्य रुद्रट ने काव्य हेतु के लिए कौन से तत्व प्रमुख माने। इन्होंने माना, पहला है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति जो प्रतिभा है, इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा। ठीक है, अब इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद बताए रुद्रट ने। एक है, पहला है सहजा और दूसरा है उत्पाद्य। सहजा का अर्थ है जो पिछले जन्मों के संस्कारों से कवि में जन्मजात होती है। ऐसी प्रतिभा सहजा है जो पिछले जन्मों के संस्कारों से कवि में जन्मजात ही होती है। और दूसरा है उत्पाद्य, अर्थात जो इस लोक शास्त्रों के अध्ययन और अभ्यास से उत्पन्न होती है। ऐसी प्रतिभा जो शास्त्रों के अध्ययन और अभ्यास से उत्पन्न होती है वह उत्पाद्य है। सहजा जो पूर्व जन्मों के संस्कारों से कवि में जन्मजात होती है, ऐसा मानते हैं आचार्य रुद्रट। ठीक है, अगला प्रश्न है आनंदवर्धन के अनुसार काव्य का प्रमुख कारण क्या है। आनंदवर्धन ने काव्य का प्रमुख कारण क्या माना है। इन्होंने प्रतिभा को काव्य का प्रमुख कारण माना। ठीक है, राजशेखर के अनुसार काव्य रचना का मूल कारण क्या है। ठीक है, राजशेखर हैं, इन्होंने काव्य रचना का मूल कारण किसे माना है। इन्होंने प्रतिभा, जो इन्होंने शक्ति कहा, इसे काव्य रचना का मूल कारण माना। अगला प्रश्न है आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य रचना के 3 हेतु क्या क्या हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य रचना के 3 हेतु क्या क्या बताए। इन्होंने बताया शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, निपुणता और अभ्यास। ठीक है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काव्य प्रकाश में इनका वर्णन किया है। आचार्य मम्मट ने अपनी जो इनकी पुस्तक है काव्य प्रकाश, इसमें इनका वर्णन किया है। ठीक है, जो 3 काव्य रचना के लिए हेतु हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला प्रश्न है काव्य के सुप्रसिद्ध 3 हेतुओं के अलावा और किसे काव्य हेतु माना है। काव्य के 3 हेतु तो हो गए आपके, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसके अलावा एक कौन सा हेतु है जिसे काव्य हेतु माना है। ठीक है, वह है समाधि या अवधान। ठीक है, अगला प्रश्न है राजशेखर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए। राजशेखर ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, पहला स्मृति, दूसरा मति और प्रज्ञा। स्मृति क्या है। स्मृति वह बुद्धि है जो अतीत का स्मरण कराती है। ठीक है, और मति
वर्तमान काल से जुड़ी है। और तीसरी प्रज्ञा भविष्यत अर्थ को प्रकट करने वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार प्रतिभा क्या है? प्लेटो के अनुसार प्रतिभा क्या है? इन्होंने कहा कि कोई जन्मजात क्षमता नहीं है। जो प्रतिभा है ये जन्मजात क्षमता नहीं है, बल्कि दैवीय प्रेरणा है। प्लेटो ने कविता की देवी को म्यूज कहा है। प्लेटो जो है इन्होंने कविता की देवी माना, उसे म्यूज कहा। ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि किसने कविता की देवी को म्यूज कहा, या प्लेटो ने कविता की देवी को क्या कहा? याद रखना है, म्यूज। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति को निपुणता किसने कहा? व्युत्पत्ति को निपुणता किसने कहा है? यह कहा है आचार्य मम्मट ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य राजशेखर के अनुसार व्युत्पत्ति क्या है? राजशेखर ने व्युत्पत्ति को क्या कहा? इन्होंने कहा उचित और अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। ठीक है। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य मीमांसा। राजशेखर का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य मीमांसा, और इन्होंने व्युत्पत्ति को कहा उचित और अनुचित का विवेक। ठीक है। अगला प्रश्न है, काव्य दोषों का परिमार्जन किससे हो सकता है? ठीक है। दोषों का जो परिमार्जन है वो किससे हो सकता है? वह हो सकता है निरंतर अभ्यास से। जो तीसरा तत्व है काव्य हेतु का अभ्यास, उससे हो सकता है। दंडी के अनुसार अभ्यास से ही काव्य प्रतिभा संपन्न होती है। यदि हम बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, निरंतर अभ्यास, तो काव्य प्रतिभा संपन्न नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर आपको ठीक लग रहा है वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।